दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसे कभी एशिया का दिल कहा जाता था, आज फिर से भू राजनीतिक हलचलों के केंद्र में है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। इस बार चर्चा का केंद्र न तो अमेरिका है, न रूस है, बल्कि भारत और तालिबान है। जी हाँ, आपने सही सुना, वही तालिबान जिसके नाम से कभी पूरी दुनिया में डर फैल जाता था, अब भारत के साथ डिप्लोमेटिक टेबल पर बैठा दिखाई दे रहा है। और यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसे दौर की शुरुआत है जहां भारत और तालिबान के रिश्ते इतिहास के सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गए हैं। कुछ समय पहले तक यह सोचना भी मुश्किल था कि भारत, जो अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का सबसे बड़ा समर्थक रहा है, वह आज उसी तालिबान के साथ बातचीत की राह पर आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा कोई शब्द नहीं होता, यहाँ सिर्फ हित चलते हैं। और अब भारत भी उसी हित की राजनीति खेल रहा है, वो भी बहुत सोच समझकर। हाल ही में तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा ने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी। यह तालिबान शासन की पहली आधिकारिक यात्रा थी, जो अपने आप में ऐतिहासिक मानी जा रही है। दिल्ली के कॉन्फ्रेंस रूम में जब भारतीय अधिकारियों और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, तो चर्चा सिर्फ मानवीय सहायता तक सीमित नहीं रही। वहां सुरक्षा, व्यापार, आतंकवाद और अफगानिस्तान की स्थिरता जैसे मुद्दे टेबल पर थे। भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन इस मुलाकात ने एक बात साफ कर दी कि नई दिल्ली अब तालिबान को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। असल में अफगानिस्तान की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली है। अमेरिका की वापसी के बाद वहां तालिबान ने सत्ता संभाली, लेकिन देश की आर्थिक हालात बद से बदतर हो गई। विदेशी फंडिंग रुक गई, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई और आम जनता दो वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। भारत ने ऐसे समय में मानवीय सहायता भेजकर अफगान जनता का दिल जीतने की कोशिश की। गेहूं, दवाइयां और जरूरी वस्तुएं भेजकर भारत ने एक साफ संदेश दिया कि हम अफगान जनता के साथ हैं, चाहे सरकार कोई भी हो। लेकिन दोस्तों, राजनीति के इस खेल में हर कदम का एक गहरा अर्थ होता है। भारत का यह कदम मानवीय जरूर था, पर इसके पीछे रणनीति भी छिपी थी। अफगानिस्तान भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, यह एक ऐसा रणनीतिक बफर जोन है जो भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ भौगोलिक बढ़त दिला सकता है। दोस्तों, भारत जानता है कि अगर अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता कायम रहती है, तो वह मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना सकता है, जिससे उसका व्यापार और ऊर्जा कॉरिडोर मजबूत होगा। यही वजह है कि भारत अब तालिबान से संवाद की राह पर बढ़ा है, ताकि वह अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति को फिर से स्थापित कर सके। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक और मोड़ आया जिसने पूरी कहानी को और पेचीदा बना दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान में पड़े अमेरिकी हथियार और सैन्य उपकरण लौटाने होंगे, वरना उसे किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। यह बयान न केवल धमकी भरा था, बल्कि अमेरिका की हताशा भी दिखाता था। वह वही ट्रंप हैं जिन्होंने कभी तालिबान के साथ बातचीत का रास्ता खोला था, और अब वही तालिबान को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तालिबान ने ट्रंप के इस बयान को उसी अंदाज में जवाब दिया जिसके लिए वह जाना जाता है, सख्त, बिंदास और बेखौफ। तालिबान ने साफ कह दिया कि हम न तो अमेरिका के आदेश मानेंगे और न ही उसके दबाव में आएंगे। यानी सीधा सीधा कह दिया, ट्रंप, तुम हमारे कोई बाप नहीं हो। यह बयान पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया और इसने तालिबान की नई सोच को उजागर किया। अब यह तालिबान किसी के आदेश पर नहीं चलने वाला, चाहे वो अमेरिका ही क्यों न हो। लेकिन अब सवाल उठता है, इस पूरे समीकरण में भारत कहाँ फिट बैठता है? दरअसल भारत ने हाल ही में तालिबान, पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ मिलकर अमेरिका के उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित करने की बात की जा रही थी। यह विरोध सिर्फ रणनीतिक नहीं था, यह एक संकेत था कि भारत अब अपने हितों के हिसाब से फैसले ले रहा है, न कि किसी पश्चिमी देश के कहने पर। और यही बात वॉशिंगटन को चुभ रही है। भारत के इस रुख को देखकर कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा कि नई दिल्ली
अब एक स्वतंत्र ध्रुव के रूप में उभर रही है। भारत न तो अमेरिका के पाले में है, न ही पूरी तरह रूस या चीन के साथ, बल्कि वह अपनी राह खुद बना रहा है, जो केवल उसके हितों पर आधारित है। दोस्तों, भारत और तालिबान के बीच की यह नई गर्माहट सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है। इसमें आर्थिक और सुरक्षा दोनों आयाम छिपे हैं। अफगानिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ देश है। लिथियम, कॉपर, रेयर अर्थ मेटल्स जैसी चीजें जो आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ हैं। भारत इन संसाधनों तक पहुंच बनाना चाहता है ताकि वह चीन जैसी ताकतों के सामने टिक सके। इसके अलावा भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान फिर से आतंकवादियों का गढ़ बने, जहां से कश्मीर या अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता फैलाई जाए। और यहीं से भारत की रणनीति शुरू होती है। भारत का मानना है कि तालिबान को पूरी तरह अलग थलग करने से बेहतर है उसे संवाद के जरिए मुख्य धारा में लाना, क्योंकि अगर तालिबान को कोई मौका नहीं दिया गया तो वह फिर से चरमपंथी ताकतों के हाथों में चला जाएगा, जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए दोस्तों, भारत तालिबान से बातचीत तो कर रहा है, लेकिन उसे औपचारिक मान्यता देने से अभी बच रहा है। यानी बात करो, सहयोग करो, लेकिन नाम से स्वीकार मत करो। और दोस्तों, इस खेल में अमेरिका की भूमिका धीरे धीरे कम होती जा रही है। ट्रंप का दबाव बेअसर रहा और तालिबान अब रूस, चीन, पाकिस्तान और भारत के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इससे एक नया एशियाई ब्लॉक बनता दिख रहा है, जो पश्चिमी प्रभाव को चुनौती दे सकता है। भारत का इस ब्लॉक में होना एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि यह दिखाता है कि भारत अब वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक सोच से आगे निकलकर यूरेशियन राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। फिर भी एक बात साफ है कि भारत अफगानिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर भारत पीछे हट गया तो वह स्पेस चीन और पाकिस्तान के हाथ में चला जाएगा। और यही वह चीज है जिसे भारत किसी भी कीमत पर नहीं चाहता। दोस्तों, अब जरा सोचो, तालिबान का भारत दौरा, ट्रंप की धमकी, रूस और चीन का बढ़ता प्रभाव, इन सब के बीच भारत का संतुलन साधना कितना मुश्किल काम है। वहीं डिफेंस न्यूज की बात करें तो दरअसल हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिन्होंने एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा किया है। क्या भारतीय नौसेना में मौजूद रडार सिस्टम आज के दौर के आधुनिक खतरों का सामना कर सकते हैं, या फिर यह वो कमजोर कड़ी बन रहे हैं जो आने वाले समय में हमारी समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौती साबित हो सकती है। दोस्तों, आज के समय में युद्ध सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि जानकारी और समय से लड़ा जाता है। यानी जो दुश्मन को पहले देख लेता है वही जीतता है, और यही काम करते हैं रडार सिस्टम। लेकिन अगर रडार सिस्टम ही धीमे पड़ जाएं, अगर वो आसमान या समुद्र से आती किसी मिसाइल या ड्रोन को देर से पहचाने, तो नतीजा विनाशकारी हो सकता है। भारत के कई नौसैनिक जहाज अब भी उन रडार सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें 2 या 3 दशक पहले डिजाइन किया गया था। उस वक्त ये तकनीक अत्याधुनिक मानी जाती थी, लेकिन अब जब दुनिया स्टील्थ टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और एआई बेस्ड सिग्नल प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ चुकी है, तो वही पुराने रडार सिस्टम अब संघर्ष कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मौजूदा जहाजों में लगे रडारों की डिटेक्शन रेंज सीमित है। यानी अगर कोई दुश्मन जहाज या ड्रोन बहुत कम ऊंचाई से उड़ता हुआ आ रहा है तो उसे ये रडार समय रहते पकड़ नहीं पाते। इसके अलावा इन सिस्टम्स का रिस्पॉन्स टाइम भी धीमा है, जिसका मतलब है कि रडार किसी खतरे को पहचानने के बाद जो डेटा कंट्रोल सेंटर तक भेजता है उसमें कुछ सेकंड्स की देरी हो सकती है। और दोस्तों, युद्ध में कुछ सेकंड्स का अंतर जीत और हार दोनों तय कर देता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर भारतीय नौसेना को इस बात का पता है तो फिर इन रडारों को बदला क्यों नहीं जा रहा? इसका जवाब भी उतना ही जटिल है। दरअसल रडार अपग्रेड कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं होती। इसके लिए तकनीकी इंटीग्रेशन, सिस्टम कैपेबिलिटी और बजट एलोकेशन जैसी कई चीजें जुड़ी होती हैं। और सच कहें तो भारत अभी भी एक हाइब्रिड फ्लीट ऑपरेट कर रहा है। यानी कुछ जहाजों पर विदेशी तकनीक है, कुछ पर स्वदेशी। दोनों को एक साथ सिंक में लाना आसान नहीं है। इसके अलावा नौसेना के सामने एक और बड़ी चुनौती है। आधुनिक खतरे अब पहले जैसे नहीं रहे। आज दुश्मन के पास स्टील्थ एयरक्राफ्ट, लो ऑब्जर्वेबल ड्रोन और सी स्कीमिंग मिसाइलें हैं जो समुद्र की सतह से
कुछ मीटर ऊपर उड़ते हुए आ सकती हैं। पुराने रडार सिस्टम इन खतरों को पहचानने में कई बार असफल रहते हैं क्योंकि उनकी बीम फोकसिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग उतनी एडवांस नहीं है। लेकिन अब भारत इस चुनौती को समझ चुका है। डीआरडीओ और बीईएल जैसे संगठन अब एईएसए रडार तकनीक यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरी रडार पर काम कर रहे हैं। यह वही तकनीक है जो आज अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देश इस्तेमाल कर रहे हैं। यह रडार न केवल तेज होते हैं बल्कि एक साथ सैकड़ों टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन्हें जैम करना लगभग असंभव होता है, यानी दुश्मन इन्हें ब्लॉक नहीं कर सकेगा। सोचो, अगर भारत अपने सारे नेवल शिप्स पर एईएसए या जीएएन बेस्ड रडार तैनात कर देता है तो समुद्री सुरक्षा कितनी मजबूत हो जाएगी। कोई भी विदेशी ड्रोन या मिसाइल हमारे जल क्षेत्र में घुसने से पहले ही ट्रैक हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक सच्चाई और भी है। भारत का कोस्ट लाइन लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा है और इतने बड़े क्षेत्र में हर दिशा में निगरानी के लिए सिर्फ जहाजों पर रडार होना काफी नहीं है। हमें चाहिए एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क जिसमें सैटेलाइट डेटा, कोस्टल रडार, ड्रोन सर्विलांस और जहाजों के सेंसर एक साथ जुड़े। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पूरी तरह सुरक्षित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक द वीडियो एंड हाइप द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।